स्वागत है आपका एक बार फिर से यूनिक स्टडी पॉइंट में। और आप देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जिसका ये लेक्चर नंबर 11 है। और हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस जो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए हैं या जिनके आगे आने वाले एग्जाम्स पे संभावनाएं हैं। तो ये क्वेश्चन सीरीज बेसिकली जूनियर इंजीनियरिंग एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा आधारित उन पे मतलब ज़्यादा बेस्ड है उनके लिए। और इसके इस टाइप के क्वेश्चन जो है असिस्टेंट इंजीनियरिंग एग्जाम्स में भी मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 11 है। लेक्चर नंबर 10 तक अभी तक हम सीरीज़ ले चुके हैं। इसमें हर लेक्चर में लगभग आपको 20 से 25 क्वेश्चन मिल रहे हैं जिसको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं। उनके हम कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और फिर हम क्वेश्चंस को सॉल्व भी कर रहे हैं, और उस क्वेश्चन से और क्या नए क्वेश्चंस बन सकते हैं उनको भी हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसा कि पिछला वाला जो लेक्चर था वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस पे था, तो ये वाला लेक्चर भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के क्वेश्चंस पर ही है। और आज हम कुछ नए 25 क्वेश्चंस लेके आए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर पहला क्वेश्चन क्या है, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ of a lossless transmission lines are 250 nano Henry per meter and 0.01 nano farad per meter respectively. The velocity of propagation and characteristic impedance at the transmission lines are। ठीक है, तो इन्होंने हमको L और C एक ट्रांसमिशन लाइन के लिए L और C दे दिया है। L यानी इंडक्टेंस जो दे दिया है 250 नैनो हेनरी यानी 10⁻⁹ हेनरी पर मीटर, और दूसरा इन्होंने कैपेसिटेंस हमको दे दिया है वो कितना है 0.1 इंटू 10⁻⁹ फैरेड पर मीटर। और इन्होंने पहली चीज़ पूछी है क्या, वेव प्रोपोगेशन वेलोसिटी। ठीक है, कि इसमें जो हमारी वेव चल रही है, तरंग जो संचरण हो रहा है उसका वेग क्या होगा। तो तरंग संचरण का फार्मूला याद रखेंगे। जो तरंग संचरण होती है उसका फार्मूला वेलोसिटी का फार्मूला होता है v=1/√L/c। ठीक है, तो यहाँ पे सीधे वैल्यूज पुट कर देनी है। क्या है वो L 250 इंटू 10⁻⁹ इंटू 0.1 इंटू 10⁻⁹। तो यहाँ से हमको मिलेगा नीचे क्या 250, यहाँ से 250, तो यहाँ पे 25 हो जाएगा, यहाँ 0.1 से मल्टीप्लाई होगा इंटू 10⁻⁸ ये हमको अंडर रूट में मिल रहा है। ठीक है, अंडर रूट से जब इसको बाहर लाएंगे तो यहाँ पे हमको ये क्या मिल जाएगा, नीचे मिलेगा 25 का √5 और ऊपर चला जाएगा 10⁻⁹। तो हमको यहाँ पे मिला क्या 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड हमको मिल गई। ठीक है, और हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस जिसका फार्मूला होता है ZC = बस इसमें वैल्यू पुट करनी है सीधे। ये हो गया क्या 250 टू 10⁻⁹ अपॉन 0.1 इंटू 10⁻⁹, ये कैंसिल, ऊपर हो गया 2500, तो 2500 का अंडर रूट वर्गमूल कितना होता है 50, ये कितना होगा 50 ओम। तो आंसर कौन सा मिल गया हमको, इसमें कुल मिला आंसर सी। तो याद रखेंगे कि जो वेव होती है ट्रांसमिशन लाइंस में उसकी प्रोपोगेशन वेलोसिटी क्या होती है 1/√LC, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है वो Z√L/C। इसका सीधे क्वेश्चंस भी पूछता है, फार्मूले इनके सीधे, और ये हम वैल्यूज़ के फॉर्म में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो दोनों फार्मूले याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, द फ्लक्स थ्रू अ 10 टन्स was changed from 1 Weber to 0 at a uniform rate in 10 seconds. The EMF induced in the coil। ठीक है, तो इन्होंने एक हमको 10 टन्स की कॉइल के बारे में बताया जिसमें 10 टन्स हैं, और कह रहे हैं कि जो हमारा फ्लक्स है यानी फ्लक्स चेंज हो रहा है, चेंजिंग फ्लक्स यानी d∅ दिया हुआ है, वो कितना है 1 to 0। ठीक है, यानी जो चेंज आ रहा है कितना है वो 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर का, यानी ये क्या है फ्लक्स डेंसिटी है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे डेल्टा बी, और 10 सेकेंड्स में ये हो रहा है, और टाइम जो उन्होंने दिया है वो कितना दिया 10 सेकेंड्स, 10 सेकेंड में ये चेंजेस आ रहे हैं। तो इनका ये कहना है कि हमको बताइए कि इंड्यूस ईएमएफ कितना होगा। तो इंड्यूस ईएमएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा NdB/dt हम लोग लिख देंगे। ठीक है, कितने सेकंड में चेंज हो रहा है 10 सेकंड में, तो n हमको दिया है, n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ टन्स, नंबर ऑफ टन्स कितने दिए 10, जो हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड आया कितना आया है वह है 1, और कितने सेकंड में 10 सेकंड में। तो यहाँ से हमको क्या मिल गया ई, यानी ई इंड्यूस ईएमएफ कितना मिल गया 1 वोल्ट। तो आंसर कौन सा हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए,
द इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स इज L1 and L2 respectively, by which expression will the mutual इंडक्टेंस M इज गिवन। ठीक, तो मान लो दो कॉइल्स हमको दी हुई L1 और L2, ठीक है, तो उनमें और म्यूचुअल इंडक्टेंस M में क्या रिलेशन होता है, तो हमेशा याद रखेंगे रिलेशन क्या होता है, M इक्वल टू K अंडर रूट L1 डॉट L2। यहाँ पे एक K क्या है, यहाँ पे K क्या है, कपलिंग कोफिशिएंट, क्या है ये, कपलिंग कोफिशिएंट। ठीक है, ये रिलेशन याद रखेंगे, तमाम क्वेश्चंस में ये रिलेशन उपयोग में आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने के लिए, कभी कपलिंग कोफिशिएंट निकालने के लिए बोल देगा, कभी किसी कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालने के लिए पूछ देगा, और कभी कभी ऐसे ही क्वेश्चन ये पूछ जाता है कि इनमें रिलेशन बताइए, तो इस फार्मूले के याद रखेंगे M इक्वल टू K अंडर रूट L1 डॉट L2। ठीक है, नेक्स्ट, रिलेक्टेंस इन मैग्नेटिक सर्किट इज सिनोनिम्स विद। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस होता है वैसे ही दूसरे सर्किट्स में क्या होता है, पहला चीज कंडक्टेंस, ठीक, दूसरा एडमिटेंस, तीसरा एडमिटेंस, चौथा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो याद रखेंगे जो रिलेक्टेंस है उसका इलेक्ट्रिकल एनालॉगस क्या है, इम्पिडेंस। ठीक है, रिलेक्टेंस क्या करता है, रिलेक्टेंस मतलब अपोज करता है कि इसका मैग्नेटिक फ्लक्स का, ठीक है, वैसे इम्पिडेंस हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट का अपोज करता है। ठीक, तो इसका सिनोनिम क्या हो गया इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के में, इम्पिडेंस। ठीक है, और कंडक्टेंस जैसा है वैसा इलेक्ट्रिकल सर्किट में परमानेंस है। ठीक है, याद रखिए, तो रिलेक्टेंस का यहाँ पे सिनोनिम्स क्या निकल के आया, इम्पिडेंस। नेक्स्ट तो क्या है, हिस्टैरिसीस लॉसेज इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया अंडर द हिस्टैरिसीस कर्व, ऑल्सो इट इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर सेकेंड। ठीक है, ये कह रहा है कि हिस्टैरिसीस लॉस एरिया अंडर हिस्टैरिसीस कर्व से किस प्रकार संबंधित है, तथा जो नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर सेकेंड है उससे यानी इसकी फ्रीक्वेंसी से भी किस प्रकार संबंधित है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि हमेशा जो भी मैं ये हिस्टैरिसीस लूप बनता है, ठीक है, किसी भी मटेरियल के लिए, ठीक, ये इसका जो एरिया है यानी एरिया अंडर दिस, ये यहाँ पे क्या होता है B, यहाँ पे H। ठीक है, ठीक, तो ये जो इसके अंदर का एरिया यानी हिस्टैरिसीस लूप के जो अंदर का एरिया है ये हमेशा क्या बताता है, हिस्टैरिसीस लॉस के बताने का। ठीक, ये हमेशा हिस्टैरिसीस लॉस के बारे में बताएगा, तो यानी इसका एरिया जितना ज़्यादा होगा उस मटेरियल का हिस्टैरिसीस लॉस उतना अधिक होगा। तो यहाँ पे जो अंडर हमारा हिस्टैरिसीस लॉस है वो सीधे प्रोपोर्शनल है किसके, इसके एरिया के, तो इसलिए यहाँ पे पहला रिलेशन क्या मिल गया डायरेक्टली। ठीक है, और दूसरा क्या कह रहा है कि नंबर ऑफ साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन पर सेकेंड, तो एक चुंबकन चक्र प्रति सेकंड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये क्या हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, तो हमारा जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो उसके एरिया के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो नंबर ऑफ साइकिल्स मैग्नेटाइजेशन पर सेकंड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा तो ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होगा, और जितना ज़्यादा ही नंबर ऑफ साइकिल्स पर मैग्नेटाइजेशन पर सेकंड होगा उतना भी ज़्यादा उसमें हिस्टैरिसीस लॉस होगा। ठीक, नेक्स्ट, तो ऑप्शन सी सही है। अगला देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस रिलेशन बिटवीन मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एंड डिस्टेंस। ठीक है, कह रहा है कि इनमें से क्या जो है हमको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और यानी बी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होती है बी, और डिस्टेंस यानी एल में रिलेशन बताना है। ठीक है, तो बी और एल में डायरेक्ट कोई रिलेशन तो है नहीं। ठीक है, तो हम देखेंगे बी इक्वल टू क्या होता है, बी इक्वल टू होता है म्यू एच। ठीक है, अब हमको पता है एच इक्वल टू क्या होता है, एच इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, बी इक्वल टू म्यू एन आई बाई एल। ठीक, ये क्या है, मैग्नेटाइजेशन फोर्स का फॉर्मूला है। ठीक, तो यहाँ से हमको दिख रहा है कि जो हमारा बी है, बी यानी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, लेंथ के यानी डिस्टेंस के। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि इनके दोनों के बीच कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, यानी जब हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीज करेगा तो डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज करेगी। ठीक है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी इंक्रीजेज विद डिक्रीज इन डिस्टेंस, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन ए। ठीक है, यानी जब मैग्नेटिक हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज करेगी, तो इनवर्स रिलेशन है। नेक्स्ट, द फ्लक्स थ्रू ईच टर्न ऑफ 100 टन कॉइल इज T cube minus 2T milliweber where T in second, find the magnitude of induced EMF at T equal to 2 सेकेंड। तो यहाँ पे हमको क्या दिया, वेरिएबल यहाँ पे हमको देखो मैग्नेटिक फ्लक्स दे दिया है, तो हमें क्या दे रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं वो 100। ठीक है, और क्या दे रहा है ये हमें फ्लाई वेरिएबल फ्लक्स फाई दे रहा है, कितना दे रहा है वो T क्यूब माइनस 2T मिलीवेबर। ठीक है,
और पूछ कितने पे रहा है, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना इंड्यूस ईएमएफ होगा। तो हमको पता है इंड्यूस ईएमएफ का फार्मूला क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। ठीक, E इक्वल टू एन डी फाई बाई डी टी। तो इसको हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, E हो गया, एन हमको दे रहा कितना 100, डी बाई डी टी, फाई की वैल्यू रखेंगे, टी क्यू माइनस 2t एट t इक्वल टू 2 सेकेंड चाहिए, वैल्यू बाद में पुट कर देंगे। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास 100, इसका डिफ्रेंसिएशन होगा तो कितना आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस 2, और किस पे वैल्यू चाहिए, t इक्वल टू 2 सेकेंड पर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2, t की जगह देखिए कितना हो गया 100, 2 वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू 3 कितना हो गया 12 माइनस 2, यहाँ पे कितना आ गया E इक्वल टू, ये किसमें था मिली वेबर में, तो यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3 में साथ में लेके चलेंगे, मिली वेबर में है ना, तो 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ पे 10 टू द पावर माइनस 3, यहाँ पे भी 10 टू द पावर माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे 10, ये हो गया 100 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, तो ये सब कैंसिल हो गया। तो यहाँ से हमको क्या मिला, E इक्वल टू 1 वोल्ट। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ कितना निकला, A 1 वोल्ट, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी वेरिएबल फ्लक्स वाले क्वेश्चन आए तो हमको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके उनका आंसर कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट, अ 2 cm लॉन्ग कॉइल हैज 10 टन्स एंड कैरीज 750 मिली एम्पियर, द मैग्नेटाइजेशन फोर्स फॉर द कॉइल इज। ठीक है, तो यहाँ पे अब इन्होंने क्या दे दिया, उन्होंने हमको दे दिया एक कॉइल जिसकी लेंथ यानी L 2 सेंटीमीटर, ठीक है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स इन्होंने दे दिए 10 है, और जो उसमें करंट फ्लो हो रही I वो कितनी दे दिया 750 मिली एम्पियर। ठीक, तो हमको मैग्नेटाइजेशन फोर्स का भी फार्मूला हमने लिखा था, एस इक्वल टू क्या होता है एन आई अपॉन एल, तो एन है 10, आई 750 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, एल कितना दिया हुआ 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये ऊपर जाकर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ से ये 5 टाइम्स, ठीक, तो यहाँ पे एच इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 5 इंटू 75, तो इसका मल्टीप्लाई कितना हुआ 375 एम्पियर टर्न पर मीटर। ऑप्शन कौन सा मिला, ऑप्शन सी। तो मैग्नेटाइजेशन फोर्स का फॉर्मूला क्या है, एन आई बाई एल। ठीक है, मैग्नेटाइजेशन फोर्स के और भी फॉर्मूले हैं, आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन ये ज़्यादा उपयोग होने वाला फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 coupled coil with L1 and L2 equal to 0.6 having coupling coefficient of K equal to 0.8, the turn ratio N1 by N2 is। ठीक है, दो हमको इन्होंने वो दे दिए कॉइल्स जिनके इंडक्टेंस दिए हुए हैं क्रमशः 0.06 0.6 है, यानी L1 भी 0.6 है और L2 भी कितना दे दिया 0.6, उनके बीच का कपलिंग कोफिशिएंट दे दिया इन्होंने। तो उनके बीच का कपलिंग कोफिशिएंट कितना है, उनके बीच का कपलिंग कोफिशिएंट कितना है, K इक्वल टू 0.8, ये कपलिंग कोफिशिएंट दे दिया। ठीक है, तो अब हमें हमें क्या बताना है, हमें ये बताना है कि इन दोनों जो कॉइल्स है हमारी जिनका कोफिशिएंट इतना है उनमें N1 बाई N2 का रेशियो क्या होगा। ठीक, तो यहाँ से हमें पता है कि L इक्वल टू फार्मूला होता है म्यू एन स्क्वायर ए बाई एल। ठीक है, तो और यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि इसका कपलिंग कोफिशिएंट पे इंडक्टेंस का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात है नहीं, केवल उनके इंडक्टेंस की बात है। ठीक है, तो यहाँ पे कपलिंग कोफिशिएंट का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसका मतलब हमारा इसका कोई यूज़ इस क्वेश्चन में नहीं है। ठीक है, तो हमें ये यहाँ से मिल गया L1, देखो दोनों कॉइल्स हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या होगा, दोनों कॉइल्स के लिए हम क्या चेक करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक, तो यहाँ पे क्या हम देख सकते हैं कि L1 अपॉन L2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, N1 स्क्वायर अपॉन N2। ठीक है, यहाँ से हम देख सकते हैं ना, L सीधे प्रोपोर्शनल है N स्क्वायर के, तो यहाँ से ये क्या हो गया N1 बाई N2 इक्वल टू अंडर रूट L1 बाई L2। तो N1 बाई N2 इक्वल टू क्या हो गया, L1 दे रहा 0.6 अपॉन 0.6, तो N1 बाई N2 क्या आ गया, कितना आ गया 1। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी सही है, यानी वैल्यू कितनी आ गई 0.1। नेक्स्ट देखिए, इफ द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग बिटवीन टू कॉइल्स इज इंक्रीज द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन द कॉइल इज। तो हमको पता है म्यूचुअल इंडक्टेंस और कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग में क्या रिलेशन है, K अंडर रूट L1 डॉट L2। ठीक है, तो अगर यहाँ से सीधे दिख रहा है कि M क्या है, सीधे हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है K के, यानी अगर हम कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग इंक्रीज कर रहे हैं तो म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगा
इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या इंक्रीज करने की बात है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो गया इसमें। नेक्स्ट, द मैग्नीट्यूड ऑफ एम्पियर टर्न रिक्वायर्ड टू एस्टेब्लिश a given value of flux in the air gap will be much greater than that required of iron part of magnetic circuit because। ठीक है, ये कह रहे हैं कि अगर हमको कहीं एम्पियर टर्न जो रिक्वायर्ड होती है किसी एयर गैप में फ्लक्स को इस्टेब्लिश करने के लिए, वो हमारे किसी आयरन पीस में इस्टेब्लिश करने से के लिए जितनी एम्पियर टर्न की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, यानी एम्पियर टर्न आयरन जो है वो कहीं लेस देन है वो एम्पियर टर्न ऑफ एयर की, यानी एयर में फ्लक्स इस्टेब्लिश करने के लिए जितनी हमको एम्पियर टर्न चाहिए उससे वो बहुत कम है। पूछें तो ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा लेयर है उसका रिलक्टेंस, ठीक है, उसका रिलक्टेंस काफ़ी हाई होता है, हमारा एयर का रिलक्टेंस काफ़ी हाई होता है, यानी उसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है, जिसके कारण यहाँ पे हमको एम्पियर टर्न ज़्यादा यूज़ करना पड़ता है, ज़्यादा एम्पियर टर्न हमें यहाँ पे खर्च करना पड़ता है उतना ही अमाउंट का फ्लक्स जनरेट करने के लिए, यानी फ्लक्स वहाँ पे उत्पन्न करने के लिए जितना कि आयरन में होता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए, मतलब एयर की जो रिलेटिव परमेबिलिटी है वो बहुत कम है, ठीक है, इन कंपेरिजन टू आयरन। ठीक, यानी हम ये दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि एयर का रिलक्टेंस काफ़ी हाई है इन कंपेरिजन टू आयरन, जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि हमारा वो फ्लक्स इजीली एस्टेब्लिश नहीं हो पाता और हमें ज़्यादा एम्पियर टर्न की रिक्वायरमेंट पड़ती है वहाँ पे फ्लक्स एस्टेब्लिश करने के लिए। तो ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज अप्लाइड इन द केस ऑफ। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि म्यूचुअल इंडक्शन का केस किस में अप्लाई किया जाता है, तो किस में अप्लाई किया जाता है? ट्रांसफार्मर्स में। ट्रांसफार्मर्स में ही हम म्यूचुअल इंडक्टेंस का केस अप्लाई करते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 2 कॉइल्स होती है, ठीक है, और फिर इसमें हम लोग म्यूचुअल कपलिंग का कॉन्सेप्ट भी देखते हैं वहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जानने के लिए। ठीक है, तो कहाँ पे अप्लाई होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट? ट्रांसफार्मर्स में। ठीक, वहाँ पे पोलरिटी का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है, ठीक है, वाइंडिंग में कि कितना कैसे कपलिंग की गई है जिससे कि इंड्यूस ईएमएफ पे भी फर्क आता है। वो हम लोग आगे मशीन्स में देखेंगे कि क्या इफेक्ट पड़ता है म्यूचुअल इंडक्टेंस का वहाँ के इंड्यूस ईएमएफ में, ठीक है, या उसके कपलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बीएच कर्व फॉर विच विल बी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ठीक, कह रहे हैं कि किसके लिए बीएच कर्व ऐसा बनेगा, ये हो गया बी, ये हो गया एच, किसके लिए ये ऐसा स्ट्रेट लाइन ये वाला, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं, किसके लिए बीएच कर्व ऐसा बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, किसके लिए बीएच कर्व एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन किसके लिए बनेगा? हमेशा एयर के लिए। ठीक, एयर के लिए हमेशा बीएच कर्व कैसा बनता है? एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक, एकदम स्ट्रेट लाइन। ठीक है, क्योंकि इन सब में इसका सबसे ज़्यादा रिलेक्टेंस है। ठीक, तो इसमें किसका कैसा बनेगा? एकदम स्ट्रेट लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इफेक्ट ऑफ एन एयर गैप इन मैग्नेटिक सर्किट इज। ठीक है, तो एयर गैप मैग्नेटिक सर्किट में क्या करता है? अभी मैंने कई बार ये क्वेश्चन आ चुका, मतलब इस टाइप के रिलेक्टेंस के बारे में, कि हमने बताया कि एयर गैप का रिलेक्टेंस काफ़ी हाई होता है। ठीक है, एयर गैप क्या मतलब, एयर गैप क्या करती है? हाई रिलेक्टेंस प्रोवाइड करती है। रिलेक्टेंस का मतलब क्या होता है? एज अ रेजिस्टेंस इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, वैसे ही रिलेक्टेंस क्या होता है? मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक फ्लक्स को के फ्लो को अपोज करता है। तो क्या करता है? एयर गैप हमारे मैग्नेटिक सर्किट में रिलेक्टेंस को बढ़ा देता है, जिससे वहाँ पे जो मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स का जो फ्लो होता है वो बाधित होता है, यानी उसमें कुछ रेजिस्टेंस आ जाता है। ठीक, तो एयर गैप क्या करता है? मैग्नेटिक सर्किट्स में रिलेक्टेंस को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, जिससे हमारी फ्लक्स डेंसिटी रिड्यूस हो जाती है। ठीक, अगला देखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 3 सेंटीमीटर विद 100 टन ऑफ वायर कैरिंग ऑफ 10 एम्पियर। ठीक, तो यहाँ पे एनर्जी स्टोर्ड निकालनी है, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है इंडक्टर में। हमको पता है इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी क्या होता है? हाफ Li²। तो यहाँ पे हमको करंट तो दे रखी है सीधे I इक्वल टू 10 एम्पियर, लेकिन L सीधे नहीं दी, इंडक्टेंस सीधे नहीं दिया रहा है। तो इंडक्टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया, μ0 μr n² A/L। ठीक, तो μ0 की वैल्यू 4.2 × 10⁻⁷। ठीक, एयर की बात हो रही तो 1 हो गया μr,
एन कितना दे रहा है, टर्न कितने यहाँ पे हमारे 100, ठीक। और यहाँ पे क्या कह रहा है, कॉइल्स के बारे में जो बता रहा है जिसकी डायमीटर कितनी है 3 सेंटीमीटर, तो डायमीटर 3 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी हो जाएगी 1.5 सेंटीमीटर। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है सर्किल के, पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर 0.015 का स्क्वायर अपॉन लेंथ कितनी दे रही है यहाँ पे, लेंथ यहाँ पे इन्होंने एल लिख कर दिया है 30 सेंटीमीटर, तो हम लोग मीटर में क्या लिखेंगे 0.3 मीटर, ठीक है। कितना हो गया 0.3 मीटर। तो एल इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा, आप सॉल्व करेंगे वैल्यू, जब सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा लगभग 30 इंटू 10⁻⁻⁴ हेनरी के आसपास। तो वहाँ से हम लोग ई कैलकुलेट करेंगे, हाफ 30 इंटू 10⁻⁻⁴, आई कितना दे रहा है 100, 10, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, ठीक है, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। तो यहाँ से हमको ई इक्वल टू लगभग मिल जाएगा 0.15 जूल। ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन ए। तो इस तरीके से रिक्वायर्ड एनर्जी इस इंडक्टर में जो स्टोर्ड है वो निकल गई, कितनी हो गई वो 0.15 जूल। इंडक्टर नहीं दिया था, इंडक्टेंस के लिए हमने ये फार्मूला लगाया और इंडक्टेंस कैलकुलेट करके कॉइल में स्टोर्ड एनर्जी प्राप्त कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एरिया ऑफ हिस्टैरिसीस लूप रिप्रेजेंट, ठीक है, अभी मैंने कई बार बताया कि यहाँ पे जो एरिया बनता है हिस्टैरिसीस लूप के बीच में, जो यहाँ पे एरिया बना है ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया है, ठीक है। यहाँ पे हिस्टैरिसीस लूप के बीच में ये हमारा हिस्टैरिसीस लूप है, यानी बी और एच, बी एच लूप को हम लोग हिस्टैरिसीस लूप भी कहते हैं, यानी बी और एच के बीच में जो लूप बनाया है, यानी एक कंप्लीट साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन करने पर किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल के जो ये हमको कर्व प्राप्त होता है उसको हम लोग बी एच कर्व कहते हैं। और इस बी एच कर्व में के अंतर का जितना भी एरिया आता है, ठीक, ये क्या रिप्रेजेंट करता है हिस्टैरिसीस लॉस को, क्या रिप्रेजेंट करता है हिस्टैरिसीस लॉस को। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन सी, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे कि बी एच लूप जितना ज़्यादा पतला होगा उस मटेरियल में उतना ज़्यादा हमारा हिस्टैरिसीस लॉस कम होगा। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सिलिकॉन वगैरह मिलाते हैं कार्बन में, वो स्टील में, ताकि जो है उसका हिस्टैरिसीस लॉस कम से कम होगा, यानी यहाँ पे जो हमारा हिस्टैरिसीस लूप का एरिया हो वो रिड्यूस हो, ताकि हिस्टैरिसीस लॉसेस कम हो। इसलिए हम लोग सिलिकॉन स्टील ये सब यूज़ करते हैं, ठीक, ताकि बीएच लूप पतला बने और हमारी लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो, ठीक है। नेक्स्ट, द म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन 2 यूनिटी कपल्ड कॉइल इज 9 हेनरी एंड 4 हेनरी, ठीक है। तो इनको म्यूचुअल इंडक्टेंस बताना था। म्यूचुअल इंडक्टेंस, और हमने ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे यूनिटी कपल्ड दिया हुआ है, यूनिटी कपल्ड का मतलब होता है k इक्वल टू 1, ठीक। तो हमको फार्मूला पता है m इक्वल टू कितना होता है k अंडर L1 डॉट L2, ठीक है। तो k हो गया 1, L1 L2 की वैल्यू दे रखी है 9 इंटू 4, तो यहाँ से m इक्वल टू कितना आ गया √36, यहाँ से सीधे निकल के आया 6 हेनरी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन ए, ठीक, एकदम इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनर्जी स्टोर्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज, सेम टाइप का क्वेश्चन जो अभी हमने किया वो रिपीट हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको पता है क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे एल निकाल लेंगे किससे, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाई एल से, ठीक है। तो यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा 4.10⁻⁷ आर की वैल्यू 1 हो गई, एन यहाँ पे कितना दे रहा है 1000, ठीक है। और करंट एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, तो आर कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, कितना हो गया 0.01 का स्क्वायर यहाँ पे, ठीक। और लेंथ कितनी दे रहा है 10 सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 0.1, तो एल कैलकुलेट करेंगे तो नियर अबाउट कितना आएगा वो 39 से 40 के आसपास हमारा ×10⁻⁻⁴ हेनरी आएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर से हम ई कैलकुलेट करेंगे, ई कितना हो गया हाफ एल आई स्क्वायर, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू लगभग ये सी यानी लगभग 0.2 या 0.19 जूल के आसपास मिल जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा मिलेगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द बार ऑफ आयरन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन हैज, ठीक है। तो हमको बार दे रहा है आयरन का जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया यानी एरिया दे रहा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और उसमें जो फ्लक्स है 5 वो 10⁻⁻⁴ वेबर है, ठीक है। उसका हमको म्यू आर दे रखा है यानी रिलेटिव प्रोबेबिलिटी दे रखा है कितनी 2000। तो उसका पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में क्वेश्चन है कि उसमें कितना मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जनरेट होगा, ठीक। तो ये हमको बताना है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या, हमको क्या पता है
पता है कि फाई इक्वल टू कितना होता है, कहाँ गया, फाई इक्वल टू बी बाई ए। ठीक, तो फाई हो गया। ठीक है, फाई हमको कितना दे रखा है इतना, तो फाई की जगह इतनी वैल्यू पुट करेंगे और यहाँ से हमको बी मिल जाएगा, तो इसके यहाँ पे हम लोग करते हैं। तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाई इंटू ए। ठीक, तो ये हमको और हमको कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी यानी एच कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू एच। ठीक, तो यहाँ पुट कर देंगे हम वैल्यू, तो यहाँ से हमको मिलेगा एच इक्वल टू बी अपॉन म्यू नॉट म्यू आर। ठीक, इतनी वैल्यू आ गई। ठीक है, तो बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू तो यहाँ से हमको मिल जाएगी, बी यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो बी इक्वल टू क्या हो गया, 5/a। तो बी इक्वल टू 5 कितना दे रहा है, 10⁻⁻⁴। और एरिया अभी मीटर स्क्वायर में होना चाहिए, तो भी कितना हो जाएगा, 10⁻⁴। ठीक है, तो ये कितना हो गया यहाँ पे 1, तो बी की वैल्यू हमने रख दी 1। यहाँ पे आ गया 4 × 10⁻⁷ और म्यू आर कितना हो गया 2000, तो ये ऊपर जाएगा। तो यहाँ से हमको एच इक्वल टू मिलेगा नियर अबाउट 398 एम्पियर टन पर मीटर। कैलकुलेट करके आप लोग इसका आंसर निकालेंगे, वो भी इतना आंसर आएगा। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, यहाँ से हमको क्या निकालना था, मैग्नेटाइजेशन फोर्स और फ्लक्स में एक रिलेशन है क्या, बी बाई एच। हम लोग दूसरा रिलेशन कह सकते हैं बी इक्वल टू म्यू एच। इस रिलेशन को याद रखिए और इसे यूज करके इसको आंसर हमने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट, द परमानेंस इज एनालॉगस टू। ठीक है, जैसे चुंबकीय यानी हमारे मैग्नेटिक सर्किट में जैसे परमानेंस होता है उसका एनालॉगस क्या है, तो वैसे उसका एनालॉगस क्या है, कंडक्टेंस। ठीक है, उसका अनुरूप क्या है, कंडक्टेंस। मैंने पहले ही बताया कि परमानेंस यानी चालक जो चुंबकीय चालकत्व है उसका जो है जो समरूप है इलेक्ट्रिकल सर्किट में वो क्या है, कंडक्टेंस। ठीक, रिलक्टेंस के लिए हमने देख ही लिया था क्या था, रेजिस्टेंस। ठीक, रिलक्टेंस इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक सर्किट्स में होता है, सेम उसका एनालॉगस इलेक्ट्रिकल सर्किट में क्या है, रेजिस्टेंस। तो इसका एनालॉगस ये है। ठीक है, और परमानेंस का कंडक्टेंस। तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड द टोटल एम्पियर टर्न इफ एन आयरन रिंग of mean length of 60 cm has air gap of 2 mm² and winding has 100 turns and the current। ठीक है, हमको कैलकुलेट क्या करना है यहाँ पे, एम्पियर टर्न। तो एम्पियर टर्न इक्वल टू क्या होता है, एम्पियर टर्न का इक्वल टू क्या होता है, एन इंटू आई। एम्पियर टर्न इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन इंटू आई। तो एन यहाँ पे कितना दे रहा है, 100। ठीक है, आई कितना दे दिया 2। यहाँ पे एम्पियर टर्न कितना आ गया 200 सीधे। ठीक, आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन बी। ठीक, यहाँ पे जो ये लेंथ, एयर गैप, इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे एम्पियर टर्न में सीधे हमको नंबर ऑफ टर्न्स और उसके फ्लो होने वाली करंट से मतलब है। इंडक्टेंस निकालने के लिए हमें ये सब यूज में आ सकता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। अगला देखिए, व्हेन अ करंट इज इन अ कॉइल इज इंक्रीज फ्रॉम 2 to 4 एम्पियर इन 0.05 सेकेंड, द EMF इंड्यूस्ड इज इतना, द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ। इस तो हमने फार्मूला पिछले लेक्चर में देखा था, इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस और EMF में फार्मूला क्या होता है, ये रिलेशन क्या है, E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी था, हमने देखा था। एल यहाँ पे माइनस क्या शो कर रहा है, लेंज लॉ के बारे में। यहाँ पे हमको लेंज लॉ तो दिखाना नहीं है, मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है तो क्या हो जाएगा, E इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी। ई यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कितना, 8 वोल्ट। एल हमको कैलकुलेट करना है, डी आई यानी चेंज इन करंट कितना आया है 4 to 2, तो कितना हो जाएगा वो 2, और कितने टाइम में 0.05 सेकंड में, तो टाइम कितना हो गया 0.05 सेकंड। यहाँ पे एल की वैल्यू क्या आ गई, एल इक्वल टू आ गया 8 इंटू 0.05 अपॉन 2। तो एल इक्वल टू कितना आ गया यहाँ से हमारे पास निकल के 0.2 हेनरी, 0.2 हेनरी। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही हुआ, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंड्यूस्ड EMF विल बी मैक्सिमम व्हेन द कंडक्टर्स कट्स द मैग्नेटिक फील्ड एट एन एंगल। ठीक है, तो इनका कहना है कि इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम कब होगा। ठीक है, तो इंड्यूस्ड EMF मैक्सिमम कब होगा, जब हमारा फ्लक्स 90 डिग्री पे कट करेगा कंडक्टर को। ठीक है, यानी हमारे कंडक्टर और हमारे मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल होना चाहिए, कितना होना चाहिए, वो 90 डिग्री। तो जब वो 90 डिग्री होगा तभी वो हमको मैक्सिमम इंड्यूस्ड EMF देगा। ठीक है, तो
तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ के लिए इक्वल टू क्या होता है, बी एल वी साइन थीटा। ठीक है, बी एल वी साइन थीटा। और ये इसमें मैक्सिमम कब मिलेगा, जब थीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए, साइन थीटा इक्वल टू कितना होगा 1। साइन 1 कब होगा, जब थीटा कितना होगा 90 डिग्री। तो यहाँ हमको कब मैक्सिमम फ्लक्स मिलेगा, जब हमको थीटा मिलना चाहिए कितना 90 डिग्री। किसके किसके बीच में, कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। An inductor is supplied with 200 volt at 50 hertz. The current flowing in is 10 ampere. The value of inductor will be। ठीक है, कह रहे हैं कि हमको जो है एक इंडक्टर दिया हुआ है जिसमें 200 वोल्ट सप्लाई दी गई है, जिसके कारण जो करंट फ्लो हो रही है वो फ्लो हो रही है 10 एम्पियर की। ठीक है, यहाँ पे हमको इंडक्टर की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो यहाँ से हम लोग इंडक्टर का इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सेल निकाल सकते हैं। कितना होता है वो, वी अपॉन आई हो जाएगा। ये कितना है 200, आई कितना है 10। यहाँ से हमको मिल गया ये 2 ओम, 20 ओम। ठीक है, 20 ओम। तो हमको पता है एक्सएल इक्वल टू क्या होता है 2 पाई एफ एल। ठीक है, एल हमको इंडक्टर से कैलकुलेट करना है, तो एल इक्वल टू क्या हो गया 2 पाई एफ अपॉन एक्सएल। तो 2 इंटू पाई एफ कितना हो गया 50, एक्सएल कितना आ गया 20। ये से ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो एल इक्वल टू कितना आ गया 3.14 इंटू 5। ठीक है, 2.14 इंटू 5। तो यहाँ से हमको क्या कैलकुलेट होके मिला, तो यहाँ से क्या मिला, यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया, ये ऊपर होना चाहिए, ये नीचे होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सही कर लेंगे। वो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, एल इक्वल टू हो जाएगा एक्सएल अपॉन 2 पाई एफ। ठीक है, एक्सएल कितना आया 20, ये हो गया 2 इंटू पाई इंटू एफ कितना 50। तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो नीचे क्या बचा 1 अपॉन पाई इंटू 5। तो यहाँ से हमको वैल्यू निकल के कितनी आ जाएगी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी 63.6 मिली हेनरी। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। यहाँ पे थोड़ा शिफ्टिंग में मिस्टेक थी, तो ये वाली लाइन जो है वो गलत है, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ठीक, ये चीज़ें यहाँ तक सही नहीं है। ठीक है, यहाँ से हमको कितना मिल गया 63.6 मिली हेनरी, ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है इफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विद वेलोसिटी वी एंड मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी इज बी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया ई एल बी में रिलेशन क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इक्वल टू कितना होता है बी डॉट एल डॉट वी, बी डॉट एल डॉट वी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो उम्मीद है आपको सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। तो ये आज के 25 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और 25 क्वेश्चन लेके हाजिर होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के, और फिर उनको कॉन्सेप्ट समझेंगे उनका, और उनसे क्या नए क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं और ये भी समझेंगे। ठीक, वो सभी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे इसी के तरीके। ठीक है, तो फिर आज के लिए धन्यवाद। अब मिलते हैं लेक्चर नंबर